हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस बीएड और पैरामेडिकल दोनों एग्जामों के लिए इक्वली हेल्पफुल है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर है 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, दिस इज एन एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज, यानी कि प्रोफ्यूज का एंटोनिम है। कौन है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि एंटोनिम का मतलब क्या होता है। एंटोनिम मतलब होता है विपरीत, यानी कि विपरीत शब्द। हिंदी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं उल्टा शब्द या विपरीत शब्द, उसी तरह इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं एंटोनिम। तो प्रोफ्यूज का विपरीत शब्द कौन सा है? तो इससे पहले हमें प्रोफ्यूज का मतलब पता होना चाहिए। प्रोफ्यूज मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में। प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर हिंदी में भी देखा जाए इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या? कम मात्रा में। ओके, इसका मतलब ये होगा कि ये चारों में से जिस वर्ड का मीनिंग होगा कम मात्रा में, वही प्रोफ्यूज का क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। लो, लो का मतलब क्या होता है? कम। कोर्स, कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा। कहते हैं ना हम लोग कि कोई सरफेस या कोई जो सतह है वो चिकना है, तो कोई सतह क्या होती है? खुरदुरा होती है। नेक्स्ट हमारा रिस्की। रिस्की मतलब होता है जोखिम भरा। ओके, रिस्की मतलब होता है जोखिम भरा। स्कैंटी, स्कैंटी मतलब होता है कम मात्रा में। तो प्रोफ्यूज का तो ऑपोजिट ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। ठीक है, अब बचा है लो और स्कैंटी। प्रोफ्यूज का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, यानी क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो और स्कैंटी यहाँ पे बता रहा है क्वांटिटी की बात, यानी कि स्कैंटी बता रहा है कम मात्रा। लेकिन लो से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर कम किस चीज का है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा क्या? स्कैंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, द प्लूरल ऑफ रैली इज। रैली, रैली का क्या मतलब होता है? जैसे नेता लोग क्या रैली निकालते हैं। ठीक है, रैली का मतलब होता है जनसभा। तो रैली का प्लूरल क्या हो जाएगा? जनसभाएं, यानी कि रैलीज। RALLIES। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 58। ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विच वन इज इनकरेक्ट, यानी कि ये जो चार ऑप्शन हमारे पास हैं इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। ये जो चार हमारे पास ऑप्शन दिए हुए, ये एक तरह के फ्रेज है। फ्रेज मतलब क्या होता है? फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, जो कि सेंटेंस तो नहीं होता है लेकिन कुछ ना कुछ उसका सेंस निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कैंसस कॉर्न। कैंसस कॉर्न। ओके, कॉर्न मतलब होता है मक्का। ठीक है, और कैंसस है एक प्लेस का नाम। ठीक है, एक शहर का नाम है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपोस्ट्रोफी एस का यूसेज। अपोस्ट्रोफी को हम लोग यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो है ये है अपोस्ट्रोफी एस। इसका हम लोग क्या देखेंगे अभी, यूज कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैंसस कॉर्न का मतलब क्या है। सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है, राम की घड़ी। राम की घड़ी, तो इंग्लिश में हम कहेंगे इसे राम्स वॉच, यानी कि यहाँ पे क्या लगा देंगे? अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, अगर यही हमारे पास रहता क्रिस की घड़ी, क्रिस की घड़ी, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? क्रिस वॉच। नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वर्ड के एंड में एस लगा रहे, वर्ड के एंड में जैसा कि यहाँ पर एस है, तो हम लोग लास्ट में एस को क्या कर देते हैं? अपोस्ट्रोफी एस को हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसे क्या लिख देंगे? यहाँ पर एक अपोस्ट्रोफी दे देंगे और एस यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो जब जब हमारा वर्ड के एंड में एस होगा तो हम लोग अपोस्ट्रोफी के बाद एस का यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अपोस्ट्रोफी के बाद एस यूज नहीं है। ठीक है, तो क्रिस वॉच मतलब क्या होगा? क्रिस की घड़ी। इसी प्रकार कैंसस कॉर्न मतलब क्या हो गया? कैंसस का मक्का, यानी कि कैंसस एक प्लेस है और उसका मक्का। तो ये सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कोई
हमें ये बताना है कि इनकरेक्ट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माई प्लान फॉर, एक ये पे डैश है और फिर 11 है। इसका क्या मतलब होता है पहले ये जानते हैं। ठीक है, सपोज करो हमें कोई ईयर को दिखाना है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे 2021 है, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर इंग्लिश में दिखाना होता तो हम लोग क्या करते हैं, आगे का 2 जो नंबर है इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, और सिर्फ इसको लिखते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग एक ऊपर में डैश दे करके ऐसे 21 लिखे हैं, इसका मतलब ये ईयर 2021 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर 2011 को, यानी कि माई प्लान फॉर 2011, यानी कि माई प्लान फॉर ईयर 2011। तो ये सेंटेंस, ये फ्रेज भी हमारा पास सही है। ठीक है, नेक्स्ट है दी पायरेट्स स्केप। स्केप मतलब होता है भागना, ठीक है। पायरेट, पायरेट समुद्री लुटेरा। पायरेट क्या होता है, समुद्री लुटेरे को हम लोग बोलते हैं पायरेट, ठीक है, समुद्री लुटेरा। तो पायरेट्स स्केप मतलब लुटेरे का भागना, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारे पास है द डिकेड ऑफ 60, द डिकेड ऑफ 60, ठीक है। अभी हम जस्ट बताएं कि अगर डैश देकर के ऊपर में 11 या कुछ भी लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अगर 11 है इसका मतलब 2011, ठीक है, यानी कि जो बीत चुका है या जो ईयर प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। उससे तो ये 60 है, क्योंकि 2060 तो अभी आया है नहीं, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो हो क्या सकता है यहाँ पर 1960, तो ये 1960 की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो है बात किसी पर्टिकुलर ईयर की नहीं कह रहा है। यहाँ पर ये बोल रहा है द डिकेड ऑफ 60। डिकेड का मतलब होता है दशक, डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना 90 का दशक, उसी तरह यहाँ पे बोला जा रहा है 60 का दशक। तो जब भी हम लोग दशक, दशक का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग बोलते हैं 90 का दशक, ठीक है, अगर हम लोग बोलते हैं 90 का दशक, इसका मतलब ये होता है कि 1990 से लेकर के 1999 तक का पीरियड जो है वो कहलाता है 90 का दशक। ओके, यानी कि इतने का जो पीरियड होता है, इतने का जो समय होता है वो कहलाता है 90 का दशक। तो इंग्लिश में हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे द डिकेड ऑफ, द डिकेड ऑफ 90s, द डिकेड ऑफ 90s, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हमको 60 का दशक दिखाना होगा तो लिखेंगे द डिकेड ऑफ 60s। क्लियर, यानी कि ये वाला हमारा जो आंसर है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी सारा का सारा क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विच वन इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59, विच वन इज इनकरेक्ट। पहला है इट्स लंच टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स द सेम, द ट्री नीड इट्स ब्रांचेस ट्रेंड। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं पहले इट्स का मतलब क्या होता है। ये जो इट है, ठीक है, IT अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, ठीक है। इट्स, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग कभी इट इज का सेंस देगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कभी ये इट हैज का भी सेंस देगा, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये कभी इट वाज का भी सेंस देगा। ओके, और एक हमारे पास है इट्स, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर ये इट्स है और ये है इट्स, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं है। ये शो करता है पोजीशन, ये क्या शो करता है, पोजीशन, यानी कि अधिकार, ठीक है, यानी कि अधिकार को जब दे दिखाना हो हमें तो हम लोग इस इट्स का यूज करेंगे। ओके, ना देख लेते हैं इट्स लंच टाइम, यानी कि अगर इससे एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा इट इज लंच टाइम, करेक्ट है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इसको अगर एक्सपेंड करें तो इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, ये भी करेक्ट है। इट इज अ सेम, ये भी करेक्ट है। द ट्री नीड्स, यहाँ पर क्या होगा, इट्स ब्रांचेस ट्रिम्ड, ITS वाला इट्स होगा। क्यों, क्योंकि ट्री के जो ब्रांचेज हैं उन्हें अब समय आ गया है कि उन्हें क्या किया जाए, ट्रिम किया जाए, उन्हें काटा किया जाए, उसे छाटा जाए, ठीक है। तो ट्री का ब्रांच को, किसका ब्रांच, ट्री का ब्रांच, यानी कि अधिकार का यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, विच वन इज इनकरेक्ट।
ही इज अ क्लियर थिंकिंग पर्सन। ठीक है, क्लियर थिंकिंग पर्सन का मतलब क्या होता है, जो स्पष्ट रूप से सोचे। ठीक है, तो वो ये सेंटेंस हमारा सही है। मोहन इज 5 years ओल्ड। मोहन 5 साल का है, ये भी सही है। ही लाइक्स इंडिविजुअली रैप्ड चीज। इंडिविजुअली रैप्ड चीज, रैप्ड का मतलब होता है पैक किया हुआ या पॉलिथीन से लपेटा हुआ। ठीक है, तो उसे इंडिविजुअली अलग अलग पॉलिथीन से लपेटा हुआ या पैक किया हुआ चीज पसंद है, ये भी सही है। मोहन इज अ 5 year old। मोहन एक 5 साल का है। मोहन एक 5 साल का है, क्या है, एक 5 साल का बच्चा है। यहाँ पर होना चाहिए था क्या, मोहन इज ए 5 years old चाइल्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 year old के बाद चाइल्ड नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। इंडिजेंट मीन्स क्या है, ये इंडिजेंट मीन्स, इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर। ठीक है, तो इंडिजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पुअर। इनोसेंट मतलब क्या होता है, निर्दोष। ठीक है, डाइंग का मतलब क्या होता है, मरने वाला या मरने से संबंधित। ठीक, हार्मलेस, जिससे कोई भी क्षति ना हो, जिससे कोई भी हानि ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं हार्मलेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टुडे इन अ डायरेक्ट स्पीच विल बिकम फ्लोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच वर्जन, यानी कि नरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, नरेशन में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि टुडे को जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, दैट डे। ठीक है, ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63। ही विल कम इन अ वीक, यानी कि वह एक सप्ताह में आएगा। हमें पूछा जा रहा है कि ये कौन से टेंस में है, ये कौन से टेंस में है। सबसे पहले हम इन सारे टेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इन सारे टेंसेस में सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात की जाए, ये तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ओके, प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई भी सेंटेंस अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो उसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात की जाए तो इसमें स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से स्ट्रक्चर में फिट बैठ रहा है। ही सब्जेक्ट हो गया, विल ये हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये बैठ रहा है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर में। क्लियर है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, whoever इज अ प्रोनाउन ऑफ द फ्लोइंग काइंड, यानी कि whoever जो है वो किस तरह का प्रोनाउन है। ओके, न्यूमरल, न्यूमरल मतलब होता है नंबर। क्या whoever से किसी नंबर का सेंस आ रहा है, नहीं, नंबर नहीं होगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन में क्या आता है हमारा, जैसे हो गया हमारा एवरी, ठीक है, सम, एनी, यानी कि जिससे कोई फिक्स्ड नंबर का सेंस ना आए, वो है हमारा इनडेफिनिट। तो whoever से तो कोई नंबर का सेंस ही नहीं आ रहा है, ठीक है, चाहे वो फिक्स्ड हो या वो फिक्स्ड ना हो, तो इनडेफिनिट भी नहीं होगा। पर्सनल, क्या पर्सनल का मतलब होता है क्या किसी पर्सन के प्लेस पे आ रहा है कोई नाउन, जैसे कि हो जाता है इसमें क्या, आई,
वी, यू, ही, सी, ये सब आ जाता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन में, तो ये भी नहीं होगा। तो हूँ एवर किस तरह का प्रोनाउन है? हूँ एवर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हूँ एवर क्या करता है? रिलेट करता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से हूँ एवर रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज अ कॉमन जेंडर नाउन। ठीक है, यानी कि नाउन, नाउन में क्या होता है? नाउन में एक टर्म होता है जेंडर। नाउन में क्या होता है? जेंडर। जेंडर से हमें यह पता चलता है कि कोई भी नाउन जो है वो क्या वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, या कुछ नहीं है, या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो जेंडर जो है वो चार तरह का होता है। एक होता है हमारे पास क्या? मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि वैसा नाउन जिससे पता चले कि कोई भी पर्सन या कोई भी चीज वो मेल है, तो हमें पता, तो इसका मतलब वो कैसा नाउन है? वो मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। ठीक है, यानी कि फीमेल को जो शो करे, यानी कि जिस नाउन से ये हमें पता चले कि कोई भी नाउन फीमेल है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास क्या? न्यूट्रल जेंडर, यानी कि वैसा नाउन जो कि ना तो मेल हो और ना ही क्या हो? फीमेल हो, नीदर मेल नॉर फीमेल। और लास्ट होता है हमारे पास क्या? कॉमन जेंडर, यानी कि वैसा नाउन, ठीक है, जो कभी मैस्कुलिन का सेंस दे तो कभी वो फेमिनिन का सेंस दे। ठीक है, क्लियर ना? जैसे टीचर, टीचर एक मेल भी टीचर हो सकता है और एक फीमेल भी टीचर हो सकता है। तो टीचर कैसा जेंडर है? एक कॉमन जेंडर है। क्लियर? तो हमें ये पता करना है कि 65 में कौन सा जो है वो कॉमन जेंडर है। टेबल क्या है? ना तो मेल है ना फीमेल है, तो टेबल इज अ न्यूट्रल जेंडर। ओके, मास्टर, मास्टर होता है मेल, ये है मैस्कुलिन जेंडर। डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है, तो डॉक्टर इज अ कॉमन जेंडर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 65। सिमिलरली बुक कैसा है? बुक एक न्यूट्रल जेंडर है, ना तो मेल है और ना ही फीमेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट डज द वर्ड ट्रिस्ट इन, एक सेंटेंस हमारे पास है, वो सेंटेंस है लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यानी कि एक सेंटेंस हमारे पास क्या है? लॉन्ग ईयर्स एगो, यानी कि बहुत साल पहले, वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, हमने डेस्टिनी के साथ, हमने अपने भाग के साथ क्या ले लिया है? ट्रिस्ट ले लिया है। यानी कि ट्रिस्ट का मतलब होता है अपॉइंटमेंट। ट्रिस्ट का क्या मतलब होता है? अपॉइंटमेंट। तो लंबे समय पहले ही हम लोग क्या करके आए हैं? अपने भाग के साथ अपॉइंटमेंट लेकर के आए हैं। ओके, तो ट्रिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? अपॉइंटमेंट, यानी कि ए नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 67, टू बी टेकन अबैक। ये एक फ्रेज है, फ्रेज का मतलब बता चुके हैं पहले भी। फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे कोई सेंस निकले लेकिन एक कंप्लीट सेंस ना निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। तो टू बी टेकन अबैक का मतलब होता है किसी को क्या करना? सरप्राइज करना। ठीक है, किसी को क्या करना? सरप्राइज करना या आश्चर्यचकित कर देना। ठीक है, तो 67 का हो जाएगा क्या? सी, सरप्राइज, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना या आश्चर्यचकित करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड यानी कि इन ये जो चार है, इनमें से चारों में से कौन सा वर्ड का जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है? ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ड होता है पीजेंट। पीजेंट जो छोटे किसान हो गए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीजेंट। ठीक है, यानी कि खेतीहर जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये करेक्ट स्पेलिंग होता है पीजेंट का। तो इनमें से कौन सा पीजेंट सही है? ए नंबर वाला, बाकी सारा स्पेलिंग क्या है? गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी एग्जाम में आते हैं कि स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि कौन से वर्ड, कौन जो है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि अब हमें यहाँ ये बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि जिस कौन से वर्ड का स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ठीक, पहला हमारे पास है TRAGADY। हालांकि हमारे पास एक वर्ड होता है TRAGEDY, ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का मतलब क्या होता है? कोई दुखद घटना। ठीक है, बहुत ही दुखद घटना। बोलते हैं ना कि किसी के साथ ट्रेजिडी हो गया,
तो उसके साथ दुखद घटना हो गई। ठीक है, तो ट्रेजेडी की स्पेलिंग होती है TRAGEDY। तो पहला तो इनकरेक्ट वर्ड ये है। दूसरा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, तो ये सही है। सी नंबर है हमारे पास हेरिडिटेरी। हमारे पास एक वर्ड होता है हेरेडिटेरी। ठीक है, इसका मतलब होता है अनुवांशिक, यानी कि जो वंशों से चला आ रहा है। ठीक है, उसे बोलते हैं अनुवांशिक। तो स्पेलिंग होता है हेरिडिटरी का HERE, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है HERI, तो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। जैसे कि मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है, यानी कि पूरक कोण निकालना होता है। तो कम्प्लीमेंट का मतलब वो है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड्स क्या है हमारे इनकरेक्ट है, एक है ट्रेजेडी और एक है हेरिडिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। दिस इज नॉट अ साइनोनिम ऑफ पॉइज। साइनोनिम मतलब क्या होता है? साइनोनिम मतलब होता है क्या? पर्यायवाची। साइनोनिम मतलब क्या होता है? पर्यायवाची, यानी कि इन चारों में से कौन से वर्ड का मतलब वही है जो कि पॉइज का मतलब है। तो सबसे पहले तो हमें पॉइज का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, पॉइज का मतलब क्या होता है? पॉइज मतलब होता है शांत, ठीक है, या स्थिर। पॉइज मतलब क्या होता है? शांत या स्थिर। ठीक है, बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? स्थिर। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइज का एक सैनोनिम है। काम काम का मतलब क्या होता है? शांत। ये भी क्या एक सैनोनिम है पॉइज का। ये कॉम्प्योर, ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे होना चाहिए था क्या? कंपोजर, यहाँ पे होना चाहिए COMPOSUR। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो कंपोजर का मतलब भी होता है क्या? शांत। ठीक है, तो ये भी सही होगा। तो बस क्या हमारे पास क्या? फ्लोरिड। तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि आंसर होगी हमारी फ्लोरिड। लेकिन फ्लोरिड का मतलब क्या होता है? फ्लोरिड का मतलब होता है सुसज्जित, यानी कि अच्छे तरीके से सजाया हुआ। ठीक है, सुसज्जित, अच्छे तरीके से सजाया हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंग्लिश का क्वेश्चंस। तो आप लोग इसी तरह वीडियोस देखते हैं, और ये जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं ये बीएड और पैरामेडिकल दोनों ही एग्जामों के लिए इक्वली हेल्पफुल है, जैसा कि हमने शुरू में ही बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।